देखिए, जैसे आजादी आई, हमारे भारत के लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल ने 1.5-2 साल के अंदर 562 रियासतों को भारत के यूनियन ऑफ इंडिया के अंदर लेकर के आ गए। 562 राज्य, 562। लेकिन एक राज्य जम्मू कश्मीर, एक राज्य, उसके बारे में जवाहरलाल नेहरू जी ने कहा ये मेरे ऊपर छोड़ दो, ये मेरा स्टेट है। और वो स्टेट ऐसा बना, ऐसी खिचड़ी पकी कि धारा 370 बन गया। और धारा 370 में जब बन रहा था तो उस समय भी मैं, क्योंकि यहां मैं खड़ा हूं बापू नगर में, अंबेडकर जी की मूर्ति हमारे सामने है, अंबेडकर जी को याद करना चाहिए। अंबेडकर जी ने क्या कहा, अंग्रेजी में कहा उन्होंने। अंबेडकर जी ने कहा शेख अब्दुल्ला को, शेख अब्दुल्ला फरूक अब्दुल्ला के पिता, वो शेख अब्दुल्ला जो धारा 370 जवाहरलाल नेहरू जी के साथ मिलकर के रच रहे थे। और अंबेडकर जी उस समय लॉ मिनिस्टर थे। उन्होंने कहा कि तुम चाहते हो कि भारत माता, देखिए शब्द है शी, भारत माता तुम्हारे लिए सड़कें बनाए, तुमको भोजन प्रदान करे, तुम्हारी सुख सुविधा बनाए, और तुम भारत सरकार के बराबर के जाकर के खड़े हो जाओगे, ये मैं देशद्रोह मानता हूं। दिस विल बी ट्रेचरस, यह देश के साथ अन्याय होगा, देश के साथ धोखा होगा। उन्होंने कहा इट विल बी ट्रेचरस ऑन माय पार्ट, ये मेरे द्वारा धोखा होगा देश को, और मेरे लॉ मिनिस्टर होते हुए ये नहीं होगा। ये धारा 370 के बारे में अम्बेडकर ने कहा। लेकिन जवाहरलाल नेहरू जी ने उस काम को आगे बढ़ाया, धारा 370 आ गई, और धारा 370 के बारे में आपको पता ही है। और अंबेडकर ने अंग्रेजी में लिखा था कि इफ ए बैड लॉट टेक्स केयर ऑफ द गुड कॉन्स्टिट्यूशन इट बिकम्स बैड, इफ ए गुड लॉट टेक्स इन चार्ज ऑफ द बैड कॉन्स्टिट्यूशन इट बिकम्स ए गुड लॉ। तो क्या किया जवाहरलाल नेहरू जी ने 1954 में? इसमें धारा 370 के साथ 35A ये भी जोड़ दिया, 35A। और 35A में क्या दिया कि जम्मू कश्मीर की नागरिकता और भारत की नागरिकता अलग अलग होगी। जम्मू कश्मीर का नागरिक भारत का नागरिक होगा, लेकिन भारत का नागरिक जम्मू कश्मीर का नागरिक नहीं हो सकता है। अलग प्रधान, अलग निशान और अलग संविधान, ये 35A की देन है। और अब मैं बताऊंगा अच्छा संविधान अंबेडकर जी के द्वारा बनाया हुआ, बुरे लोगों ने क्या किया उसका ये किया कि 35A लगा दी और संसद से पास नहीं कराया, संसद को नहीं बताया, राष्ट्रपति से साइन करा करके कर लिया। आप देखो संसद के साथ कितना बड़ा धोखा हुआ। आज ये बड़ी संसद की मर्यादा की चिंता करने लगे हैं इनके परपोते। इनको मालूम नहीं है कि इन लोगों ने क्या क्या किया है भारत के संविधान के साथ। और यह किया 1954 में, 1954 में। और हमारे श्यामा प्रसाद मुखर्जी, जिनकी आवाज आपको अभी मन की बात में प्रधानमंत्री मोदी जी ने सुनाई संविधान सभा के डेलिब्रेशंस में, जो वो बोल रहे थे, वो हमारे श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी ने कहा था एक देश में 2 निशान, 2 प्रधान, 2 विधान नहीं चलेंगे, दो संविधान नहीं चलेंगे। और इसके लिए उन्होंने अरेस्टिंग दी थी। वो श्रीनगर के जेल में बंद थे और संदेहास्पद स्थिति में उन्होंने अंतिम सांस ली, और वो बेचारे उन्होंने इस देश के एकता के लिए अपने आप को बलिदान दिया। उनकी माताजी ने कहा इंक्वायरी होनी चाहिए, जवाहरलाल नेहरू ने इंक्वायरी नहीं होने दी। क्या बताइए, आज ये भारत की जनता को बताना जरूरी है कि नहीं है? ये जानना चाहिए कि नहीं जानना चाहिए कि भारत के प्रधानमंत्री ने एक इतने बड़े नेता के संदेहास्पद मौत पर जब इंक्वायरी मांगी तो वो इंक्वायरी नहीं दी गई। कैसे देश चलता होगा, कैसा संविधान होता होगा, क्या कानून होते होंगे, इसकी जरा आप कल्पना कर सकते हैं। इसलिए आपको मैं बताना चाहता हूं। और जम्मू कश्मीर को धारा 370 में क्या मिला? आप बताइए, गुजरात में एसटी लोकसभा की सीट रिजर्व्ड है कि नहीं है? आप बताइए, गुजरात में एसटी विधानसभा की सीट रिजर्व्ड है कि नहीं है?
आप बताइए गुजरात में एससी विधानसभा की सीट रिजर्व है कि नहीं है? आप बताइए गुजरात में एसटी विधानसभा की सीट रिजर्व है कि नहीं है? लेकिन 2020 से पहले तक 1954 से जम्मू कश्मीर में एसटी नाम की सीट नहीं थी। हमारे ट्राइबल भाइयों को, हमारे गुर्जर भाई, हमारे बकरवाल भाई, हमारे आदिवासी भाई, इनको ट्राइबल सीट नहीं थी, ना लोकसभा में थी ना विधानसभा में थी। आप बताइए बुरे लोगों ने संविधान चलाया था कि नहीं चलाया था? और अच्छे संविधान की को मुसीबत में डाला कि नहीं डाला? इतना ही नहीं, 126 कानून भारत के पास हुए थे, 126 कानून जो भारत के पार्लियामेंट ने पास किए। हमारे हसमुख भाई, हमारे दिनेश भाई मकवाना जी, मैं खुद, हम सब लोगों ने जो विधानसभा संसद में बैठ करके अपनी उंगली से बटन दबा करके कानून लाते हैं, तो उस समय के सांसदों ने जिसको पास किया था वो 126 कानून जम्मू कश्मीर की धरती पर नहीं लगते थे। बोलो यह अन्याय था कि नहीं था? और कौन सा कानून नहीं लगता था? डोमेस्टिक वायलेंस, महिलाओं के साथ जो वायलेंस होता है वो कानून जम्मू कश्मीर में नहीं लगता था। पॉक्सो नहीं लगता था, प्रिवेंशन ऑफ चाइल्ड, प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड फ्रॉम सेक्स अब्यूज, ये कानून वहां नहीं लगता था। श्रीनगर की बेटी अगर किसी गैर श्रीनगर के व्यक्ति से शादी कर ले तो वो प्रॉपर्टी के राइट से वंचित हो जाती थी। हमारे वाल्मीकि भाई, जिनको सफाई कर्मचारी के रूप में लोग पंजाब से ले गए जम्मू कश्मीर, ये हमारे जो वाल्मीकि भाई थे, ये जम्मू कश्मीर में सिर्फ सफाई कर्मचारी की नौकरी कर सकते थे। ऐसा कानून देखा है कहीं? उनका बेटा इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन नहीं ले सकता था। वाल्मीकि भाई का बेटा इंजीनियरिंग कॉलेज में, मेडिकल कॉलेज में एडमिशन नहीं ले सकता था। वह सरकारी नौकरी नहीं कर सकता था, लेकिन वह अगर नौकरी कर सकता था तो सिर्फ सफाई कर्मचारी की नौकरी कर सकता था। उसी तरीके से अगर हम देखें तो हर दृष्टि से लोगों को अधिकारों के साथ वंचित करने का काम ये हमारे जम्मू कश्मीर में चल रहा था। लेकिन अब बैड पीपल, बैड लॉट और गुड लॉट का अंतर समझो। आप लोगों ने एक बार नहीं अनेकों बार एकता यात्रा, कई यात्राएं निकाली, कई बार लाल चौक गए, कई बार झंडे फहराए, लेकिन आप लोगों ने जब अपनी उंगली से प्रधानमंत्री मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाया तो 5-6 अगस्त 2019 को मोदी जी की इच्छा शक्ति और अमित भाई की रणनीति ने धारा 370 को धाराशाही कर दिया। ये भी हमको याद है। आज वहां का वाल्मीकि भाई वो जम्मू कश्मीर का नागरिक है। एक बात और बताना चाहूंगा, अडवाणी जी हमारे उप प्रधानमंत्री बने, आईके गुजराल प्रधानमंत्री बने, हमारे मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री बने, 10 साल रहे प्रधानमंत्री। ये सब वेस्ट पाकिस्तान से आए थे, वेस्ट पाकिस्तान से। लेकिन जो लोग वेस्ट पाकिस्तान से जम्मू जाकर के बस गए वो पंचायत के प्रधान का चुनाव भी नहीं लड़ सके, वो जम्मू कश्मीर की विधानसभा में विधायक भी नहीं बन सके, वो जम्मू कश्मीर की विधानसभा में वोट भी नहीं दे सके। ऐसा अंधा कानून धारा 370 दे रहा था, जिसको धाराशाही किया गया 2020 में। यह फर्क है गुड लॉट और बैड लॉट में, इसको भी हमको समझ लेना चाहिए। कौन संविधान को बिगाड़ता है और किसने संविधान को बिगाड़ा और किस तरीके से उसकी धज्जियां उड़ाई, वो आपको बताना चाहता हूं। आपके ध्यान में होगा 12 जून 1975 को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने श्रीमती इंदिरा गांधी जी के खिलाफ फैसला दिया और उनका चुनाव निरस्त कर दिया। और फैसला यह दिया गया कि 6 साल तक इंदिरा गांधी जी चुनाव नहीं लड़ सके, वो वंचित रहेंगे। यह फैसला दिया। कारण था मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का दुरुपयोग, उसको उपयोग न करना, इस बात को किया गया। उस समय देश को खतरा नहीं था, किसी को खतरा नहीं था, लेकिन श्रीमती इंदिरा गांधी की कुर्सी को खतरा था। और इस कुर्सी को खतरा रखने के लिए इंटरनल डिस्टर्बेंस बता करके भारत में इमरजेंसी लगाई गई 25 जून 1975 को। और
उसमें फंडामेंटल राइट 19, फंडामेंटल राइट 21 ये सस्पेंड कर दिए गए। अटल जी, अडवाणी जी, मोरारजी देसाई, सारे वरिष्ठ नेता देश के, सबको जेल के अंदर डाल दिया गया। 1,35,000 से ज्यादा लोग मीसा और डीआईआर में बंद हुए। बीसा और डीआईआर, मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट और डिफेंस ऑफ इंडियन रूल। और हमें गौरव के साथ कहना होगा कि हमारी विचारधारा से जुड़े हुए लोग, इनकी संख्या सबसे ज्यादा थी जो जेल में गए, लेकिन आजादी के लिए और इमरजेंसी के खिलाफ लड़ने में पूरी ताकत लगाई। इस बात को भी हमको ध्यान रखना, पूरी ताकत लगाई सबसे ज्यादा। और इंडियन एक्सप्रेस का एडिटोरियल ब्लैंक हो गया, स्टेट्समैन का एडिटोरियल ब्लैंक हो गया, सेंसरशिप लिख दी गई, सेंसरशिप लगा दी गई। आप लोगों को शायद ध्यान में नहीं होगा, हजारों परिवार उजड़ गए। घर का कमाने वाला जेल चला गया, 2-2 साल जेल में रहे। कई परिवारों में पति पत्नी दोनों चले गए, बच्चे छोटे रह गए, छूटे रह गए और छोटे छोटे, उनको देखने वाला कोई नहीं था। ऐसी क्रूरता श्रीमती इंदिरा गांधी ने रचाई, और सिर्फ अपने कुर्सी के लिए। और सबसे बड़ी बात क्या की, देखो बैड पीपल गुड कॉन्स्टिट्यूशन का क्या कर देते हैं। श्रीमती इंदिरा गांधी एक कानून लेकर के आई, और उस कानून के तहत प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, स्पीकर ऑफ लोकसभा और प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, स्पीकर ऑफ लोकसभा को जुडिशियल रिव्यू से बाहर निकाल दिया। यानी इन पर कोई भी कानूनी कार्रवाई नहीं हो सकती है। और आगे क्या किया वो भी समझिए। बैकडेट से, कभी आपने सुना है कोई कानून बैकडेट से लगता है क्या? इंडियन जूरिस्प्रूडेंस का, जुडिशियरी का पहला वक्तव्य होता है कि कोई भी फैसला आगे के लिए लागू होगा, पीछे से लागू नहीं होता है। लेकिन मिसेस गांधी की कुर्सी बचाने के लिए यह फैसला किया गया कि इसको पीछे से लागू होगा, और प्राइम मिनिस्टर, वाइस प्रेसिडेंट, इन पर कोई भी, और स्पीकर लोकसभा पर कोई भी कानूनी कार्रवाई नहीं की जाएगी। और इसके साथ साथ मैं यह भी बताना चाहता हूं कि एक 39th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, ये बुरे लोगों ने, मैं बुरा ही बोलूंगा क्योंकि अम्बेडकर जी ने बोला था, अच्छे लोग और बुरे लोग, ये बुरे लोग थे। इन्होंने 39th अमेंडमेंट एक्ट लेकर के आए, और उसके बाद फिर ये 42वां संविधान संशोधन लेकर के आए। 42वां संविधान संशोधन तो अपने आप में अजूबा था। वो क्या था कि कोई भी गवर्नमेंट का फैसला जुडिशियल रिव्यू के लिए नहीं होगा। यानी संसद में पास किया हुआ कानून ये जुडिशियल रिव्यू नहीं होगा। एक तरीके से नया संविधान बना दिया, एक तरीके से मिनी संविधान बना दिया। बोलिए, ऐसी सरकारों को रहने का अधिकार था क्या? रहना चाहिए था क्या? जो ये कहे कि मेरे ऊपर कानून लागू नहीं होगा, और जो ये कहे कि मैंने अगर कोई भी गलती पीछे की हो वो भी कानून के अंतर्गत नहीं आएगा, और फिर ये कहे कि मेरे द्वारा पारित किया हुआ कानून कोई भी कोर्ट में चैलेंज नहीं होगा। क्या अदम्य अहंकार हो गया था इन लोगों को, किस तरीके का अहंकार हो गया था। और इन्होंने कहा था कि किसी भी बात को लेकर के कोई भी कॉन्स्टिट्यूशनल विषय इनके सामने नहीं आ सकेगा, जुडिशियल रिव्यू के लिए नहीं जाएगा। एक बात और इन्होंने कही थी, वो ये कही थी कि सेक्युलर स्टेट, सेक्युलर शब्द जोड़ दिया सिर्फ वोट कमाने के खातिर, सिर्फ वोट कमाने के खातिर, और सोशलिज्म जोड़ दिया। अब दोनों के बारे में मैं बोलना चाहता हूं। अंबेडकर ने क्या बोला था? अंबेडकर जी ने बोला था, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने बोला था कि सेक्युलर शब्द तो हमारे में है ही है, क्योंकि हम लोगों ने सभी धर्मों को बराबर माना है, इसलिए सेक्युलर शब्द की आवश्यकता नहीं है। सेक्युलर तो वो लगाए जिन्होंने अपना संविधान को इस्लामिक स्टेट के रूप में घोषित किया हो, वो सेक्युलर लगाए तो समझ में आता है। हमने तो सेक्युलर मान करके, सर्वधर्म समभाव को मान करके चले, इसलिए सेक्युलर शब्द की आवश्यकता नहीं है। यह संविधान सभा के डिबेट में अंबेडकर जी ने कहा था। और सोशलिज्म पर क्या कहा अंबेडकर जी ने? सोशलिज्म पर अंबेडकर जी ने कहा कि किस किस्म की सरकार भारत को चाहिए, इसका फैसला हम नहीं कर सकते, इसका फैसला जनता करेगी। जनता जो चाहेगी उसको वो उस तरीके का फैसला बनेगा। हम संविधान में सोशलिज्म शब्द नहीं ला सकते। लेकिन इंदिरा गांधी जी को लोगों को लोभ लुभावने नारे लगा करके देश को गुमराह करना था, तो सेक्युलर शब्द भी जोड़ा, सोशलिज्म शब्द भी जोड़ा। लेकिन अंबेडकर जी ने इसका जवाब दिया था, जिसको सारी बहुत अच्छे तरीके से रखा था।
लेकिन अब आपके सामने मैं ये भी बताना चाहता हूं, ये आपको मैंने सारी अमावस्या की कहानी सुना दी। ये अमावस्या की कहानी है, अंधेरे की कहानी है। रातों रात किस तरीके से संविधान पर डाका डाला गया उसकी कहानी है। इमरजेंसी रात को 25 की रात को 24 की रात को लग गई और कैबिनेट 25 की सुबह होती है। आप देखो क्या क्या संविधान के साथ क्या क्या मजाक नहीं हुआ, क्या क्या खिल्लियां नहीं उड़ी, क्या क्या इसको किस तरीके से इसको तबाह नहीं किया गया। लेकिन अब आपके सामने मैं बताना चाहता हूं, प्रधानमंत्री मोदी जी हमारे जब प्रधानमंत्री बने तो आर्टिकल 370 और 35A इसको निरस्त किया गया। मोरारजी देसाई जब प्रधानमंत्री बने तो 38 के प्रोविजन को, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 38 के प्रोविजन को, जिसमें प्रधानमंत्री और स्पीकर को और वाइस प्रेसिडेंट को जुडिशरी से बाहर रखा गया था, उसको फिर से वापस जुडिशरी के अंतर्गत लाया गया। 42nd अमेंडमेंट एक्ट के तहत जो ये कहा गया था कि संविधान की परीक्षा कोई कोर्ट नहीं कर सकता है, उसको वापस लिया गया और संविधान के को हमारे जुडिशरी के दायरे के अंदर लाने का काम हुआ। इस तरीके से हुआ। और उसी तरीके से इमरजेंसी में इंटरनल डिस्टरबेंस के शब्द का अर्थ बताया गया कि इंटरनल डिस्टरबेंस का मतलब है जब कोई देश से द्रोह करते हुए देश के खिलाफ अगर कोई संरचना होती है तभी इमरजेंसी लग सकती है, नहीं तो नहीं लगेगी। आज हमारे कांग्रेस के नेता फाइट अगेंस्ट द इंडियन स्टेट, आपने सुना होगा, राहुल गांधी फाइट अगेंस्ट द इंडियन स्टेट बोलते हैं। इनको कोई न इतिहास की जानकारी है, न कोई इनको कोई लेना है न देना है। मैं कई बार बोलता हूं, इनके स्पीच राइटर लिख देते हैं और ये पता नहीं कौन सी बातें कहां से उठा के कहां पढ़ देते हैं, मालूम नहीं चलता। देशद्रोही, इट इज ए फाइट अगेंस्ट द इंडियन स्टेट, कैसी कैसी बातें कर देते हैं। लेकिन मित्रों, प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में धारा 370 समाप्त की गई, 35 से समाप्त किया गया। अब ये संविधान के गुड पीपल से संविधान कैसे चलता है? आप बताइए, जीएसटी लागू हुई कि नहीं हुई? वन नेशन वन टैक्स हुआ कि नहीं हुआ? यूनिफॉर्म सिविल कोड की ओर हम आगे बढ़ रहे हैं कि नहीं बढ़ रहे हैं? प्रदेश उनको अपने तरीके से प्रयास कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? उसी तरीके से हमारे ओबीसी भाई, ये ओबीसी का संवैधानिक दर्जा देना, ये अगर किसी ने दिया है तो नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने दिया है। उसी तरीके से हमारे आर्थिक दृष्टि से पिछड़े हुए लोग किसी भी जाति के हों, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन, उनको 10% का आरक्षण दिया तो प्रधानमंत्री मोदी जी ने दिया। उसी तरीके से हमारे मेडिकल में सीट्स में ओबीसी को 27% और इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन को 10% का रिजर्वेशन आरक्षण दिया तो प्रधानमंत्री मोदी जी ने दिया। उसी तरीके से ये जो हमारे वाल्मीकि भाई हैं, जिनको जम्मू कश्मीर में रिजर्वेशन नहीं था, उनको रिजर्वेशन दिया तो नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने दिया। उसी तरीके से अब जो आगे चुनाव हो रहे हैं, हुए अभी जम्मू कश्मीर के, पहली बार 2 बातें हुई जम्मू कश्मीर में। एक, पहले लोग शपथ लेते थे जम्मू कश्मीर के संविधान पर, पहली बार लोगों ने भारत के संविधान पर शपथ ली। और उसी तरीके से हमारे एससी भाई और एसटी भाई भी विधानसभा में पहुंच सके, ये हमको ध्यान में रखना चाहिए। उसी तरीके से हमारी माताएं बहनें बैठी हैं, आप देखिए 3 दशक से महिला आरक्षण बिल अटका हुआ था, लटका हुआ था, कोई नहीं पूछता था। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जी ने 2 दिन के अंदर महिलाओं को 33% का आरक्षण लोकसभा और विधानसभा में देने का काम किया। अब बताइए, ये अंतर हुआ है कि नहीं हुआ है? अच्छे लोगों के आने से संविधान किस तरीके से आगे बढ़ता है, इसको हमको ध्यान में रखना चाहिए। ट्रिपल तलाक, अब ये भी मैं आपसे बताना चाहूंगा। आप देखिए, शाहबानू एक महिला जो तलाकशुदा थी, उसको उसके पति से उसका मुआवजा मिले और उसको जीने के लिए, जिसको कहते हैं कंपनसेशन, वो दिया जाए और उसको मेंटेनेंस के लिए उसको कंपनसेशन दिया जाए, ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा, सुप्रीम कोर्ट। और आपको याद होगा कि ये 21वीं शताब्दी के साथ के पहले ये बोला जाता था, ये जो राजीव गांधी हैं, मिस्टर क्लीन, ये
फ्यूचर लीडर 21वीं शताब्दी के नेतृत्व, 21वीं शताब्दी को कैसा देखना चाहते हैं, उसके बारे में ये 1985-86 में निर्णय ले रहे थे राजीव गांधी जी, 1985-86 में। और हम बात बोलते थे कि ये फ्यूचरिस्टिक सोच करके चलेंगे और उस दृष्टि से ये संविधान बनाएंगे। लेकिन शाहबानो को सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इनको मेंटेनेंस दो, और राजीव गांधी जी ने, जो फ्यूचर लीडर कहलाते थे, जो प्रोग्रेसिव लीडर कहलाते थे, उन्होंने मुस्लिम क्लर्जी, मुस्लिम नेताओं के, और जो हमारे मुस्लिम जो क्लर्जी है यानी हमारे मौलवी हैं, उनके प्रेशर में आकर के यह कानून बदला और शाहबानो का केस वापस हुआ। शाहबानो को मेंटेनेंस नहीं मिला। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ट्रिपल तलाक समाप्त होना चाहिए। और मैं आपके सामने बताना चाहता हूं, बांग्लादेश में ट्रिपल तलाक नहीं है, 3 तलाक नहीं है, मुस्लिम देश है। पाकिस्तान में 3 तलाक नहीं है, अफगानिस्तान में 3 तलाक नहीं है, सीरिया में 3 तलाक नहीं है, ईरान में 3 तलाक नहीं है, इराक में 3 तलाक नहीं है, इंडोनेशिया में 3 तलाक नहीं है, मलेशिया में 3 तलाक नहीं है। ये सब मुस्लिम, या तो आधे से ज्यादा इस्लामिक देश है या ये इस्लामिक डोमिनेटेड देश है, लेकिन यहां 3 तलाक नहीं है। और हमारे नेता गुड कॉन्स्टिट्यूशन बैड लीडरशिप इसको जारी रखा था, और प्रधानमंत्री मोदी जी ने ट्रिपल तलाक को समाप्त कर दिया सदा सदा के लिए, और करोड़ों बहनों को आजादी से जीने का अधिकार दिया। ये गुड कॉन्स्टिट्यूशन का नतीजा निकल करके आया है। तो मित्रों, मैं ऐसी बहुत सी आपसे घटनाएं बता सकता हूं, लेकिन मुझे खुशी है आज ये बताते हुए कि चाहे देश हो चाहे गुजरात हो, हर दृष्टि से संविधान को लागू करते हुए तीव्र गति से। अब देखिए, मैं आपको ये भी बताना चाहता हूं, 100 बार से ज्यादा राष्ट्रपति शासन प्रदेशों में लगा, 100 टाइम्स से ज्यादा। मिसेस गांधी ने 50 बार लगाया, 50 बार, 50 टाइम्स। 8-9 बार मनमोहन सिंह ने लगाया, 10-1 बार राजीव गांधी जी ने लगाया, ऐसे सब लोगों ने लगाया। लेकिन जब से मोदी जी की सरकार है, सिवाय जम्मू कश्मीर में, और वो भी बोल करके कि यहां पर फिर से चुनाव होगा, और जम्मू कश्मीर में चुनाव हो गया, ये बात भी आप ध्यान में रखिए, कहीं भी हम लोगों ने राष्ट्रपति शासन नहीं किया।